कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो आप जो लिखते हैं, क्या वो भी आज का जो समाज में जो घट रहा है, क्या उसकी झलक आपके साहित्य में भी मिलती है? देखिए, वो साहित्यकार ही नहीं है जो समाज को अपने साहित्य में ना डाले। अगर आप कुछ भी देख रहे हैं, गलत होता देख रहे हैं या सही होता देख रहे हैं, तो आपको अपने साहित्य में डालना आवश्यक है। किसी राजनीतिक दल का आप जो है वो सपोर्ट करते हुए उनका गुणगान नहीं करना है। भाई जो जो हो रहा है समाज में गलत हो रहा है, पहले उसे सामने लाना है। अच्छा ना भी लाओगे तो चलेगा। पैसा बांटते बांटते मैंने भी खूब धन कमाया और अगले ही चुनावों में एमएलए का टिकट पाया। क्या बात। कृपया दिल छोटा ना करें, धीरे ही सही, बस मेरे बताए रास्ते पर चलें। क्या बात है। एक दिन आपके भी हाथ लग जाएगी एक जादू की छड़ी और आप भी कहेंगे मेरी राजनीति की दुकान चल पड़ी, मेरी राजनीति की दुकान चल पड़ी। बिल्कुल सही सलाह दी सर, आपने ये करना चाहिए। सर, आप एक लेखक हैं और एक वक्ता भी हैं, तो एक लेखक जब एक अकेले कमरे में बैठकर लिखता है और वहीं हजारों की भीड़ में एक वक्ता बोलता है, तो वो दोनों रवि वैद्य में क्या फर्क है? साथ ही क्या एक वक्ता और एक लेखक दोनों कहीं ना कहीं समान होते हैं? हर शब्द से एक विचार जन्म लेता है, विचार से संवेदनाएं जन्म लेती हैं, और जब संवेदनाएं, साहित्य और अभिव्यक्ति तीनों मिल जाते हैं तो एक व्यक्ति का जन्म नहीं होता, बल्कि एक विरासत जन्म लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका, आप देख रहे हैं मोनिकास वर्ल्ड। दोस्तों, आज से हम एक पॉडकास्ट की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम हर हफ्ते एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व से, उनके साहित्य से, उनके लेखन से और उनके जिंदगी में किए गए अलग अलग कार्यों से हम प्रेरणा लेंगे, सीख लेंगे। आज स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, वो एक ऐसी शख्सियत है जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, समीक्षक हैं, अभिनेता हैं, बहुत अच्छे मंच संचालक हैं। देहरादून से शुरू हुआ उनका ये सफर, विज्ञान से शुरू होता है और साहित्य की दुनिया में पहुंचता है। उन्होंने बीएससी किया, प्रोफेशनल एजुकेशन ली, उसके बाद हिंदी साहित्य में एमए किया और ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद उन्होंने उर्दू को लिखना, पढ़ना, बोलना भी सीखा और लगातार निरंतर आज भी वो सीख रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी बात है। 1989 से प्रिंटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग में वो अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अनुभव दे रहे हैं, लेकिन साथ ही निरंतर साहित्य के क्षेत्र में सृजन कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। जिन साहित्यकार की मैं बात कर रही हूँ, उनके दो बहुत सशक्त उपन्यास, एक प्रतिशोध जो कि बहुत ही चर्चित उपन्यास है। प्रतिशोध जिसकी मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, ये उपन्यास एक ऐसा उपन्यास है कि आप एक बार जब इसको पढ़ लेते हैं तो ये लंबे समय तक आपके जहन में रहता है। इसका असर लंबे समय तक आपके जहन में रहता है। मैं ये बात दावे से इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि ये उपन्यास मैंने भी पढ़ा है और मैं चाहूंगी कि जो भी पाठक पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं वो इससे जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए। और यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई देगा, आप केवल उसी नंबर पर कॉल करके इसे पा सकते हैं, इसे बुलवा सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद हाल ही में उनका एक बाल उपन्यास आया था, जादूगर। जादूगर बाल उपन्यास हाल ही में उनका आया था, जो कि बच्चों के साथ ही बड़ों ने भी बहुत पसंद किया था। तो यदि आप भी इसे लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जिस शख्सियत की बात कर रही हूँ, प्रतिशोध और जादूगर के अलावा अनेक गजल, कविताएं, कई रचनाएं, कई कहानियां, कई समीक्षाएं उन्होंने दी है और निरंतर साहित्य के क्षेत्र में वो अपना योगदान दे रहे हैं, साहित्य की साधना कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य कि आज वो शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। बहुत ही सम्मान, बहुत ही प्रेम और बहुत ही आदर के साथ स्वागत कीजिए आदरणीय रवि वैद्य जी का। आदरणीय रवि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है
और मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मोनिकास वर्ल्ड के लिए समय निकाला और आप यहाँ पहुंचे हैं हमारे लिए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और अपने चैनल के देखने वालों से जुड़ने का एक मौका दिया। जी इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। जी सर, शुक्रिया सर। सर हम जैसा कि मैं जानती हूँ कि आपका जो सफ़र है वो देहरादून से शुरू हुआ था, आपने बताया था। तो देहरादून से जो आपका सफ़र शुरू हुआ, एक छोटे से शहर से निकल के जब एक लड़का ये सपना देखता है लेखक बनने का, तो ये सपना जब उसने देखना शुरू किया तो वो कैसे पूरा हुआ और उसके बीच में क्या संघर्ष आए, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए मोनिका जी, ऐसा है कि जब देहरादून से हम लोग हैदराबाद आए जी, तो मेरी उम्र 17 साल थी। जी, एक वो टीन एज वाली उम्र थी। जी। तो उस समय तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था हुँ, कि अंदर साहित्य है, कविता है। तो जीवन अपनी गति से चल रहा था। जी, पढ़ाई हुई और पढ़ाई के साथ में फिर थोड़े मैंने जो है मेरी रुचि कुछ कार्यक्रमों में भाग लेने की, जैसे नाटक होगा, वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, जी, गायन हो गया, जी, इस तरफ रुझान बढ़ने लगा। जी, एक प्राकृतिक रूप से मेरा रुझान इस तरफ बढ़ने लगा जी, और मेरा व्यक्तित्व थोड़ा बदलने लगा और उससे मुझे थोड़ा आत्मविश्वास भी आने लगा कि जब हुँ, मैं मंच पर आने लगा तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। तो कविता तो मतलब हाँ, ऐसा हुआ था कि एक बार कॉलेज के दिनों में एक मुझे मौका मिला था कि ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद के लिए एक इंग्लिश में मैंने कुछ कविताएं लिखी थी, राइटर्स इन द मेकिंग प्रोग्राम में, और मेरी आवाज़ में ही वो ब्रॉडकास्ट हुई थी। जी, तो जिससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे और मुझे जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे उन्होंने कहा था कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, इसे जारी रखिए। लेकिन वो बालपन, वो लड़कपन, उस प्रतिभा को समझ नहीं पाया हुँ, और वो जीवन के फिर उसके बाद संघर्ष शुरू हुए। हुँ, पढ़ाई के बाद फिर कुछ जीवन में आपको स्थापित होना पड़ता है, जी, कुछ धनार्जन जो है अर्जित करना पड़ता है, धन जी, परिवार को चलाने के लिए जिम्मेवारी हो, तो उसमें कहीं कविता पीछे छूट गई। हुँ, और फिर बहुत समय के बाद में जब विवाह हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे भी थोड़ा सेटल होने लगे, तो फिर जीवन में थोड़ा ठहराव सा आया जी, और फिर कविता तंग करना शुरू किया और बाहर निकलने का प्रयास करने लगी, जो मुझे काफ़ी बाद में समझ में आया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। हुँ, फिर हुँ, समझ में आया वो जो कविता दब गई थी वो अब जी, बाहर आना चाह रही है और मुझे इसे बाहर लाना है। जी, तो जब वो कविता बाहर आई तो काफ़ी अच्छी बन के बाहर आई। हुँ, लोगों ने सराहना करी कि कहने लगे कि जब आप इतनी अच्छी करते थे, कविता कर सकते हैं, तो आपने इतने वर्ष क्यों नहीं की? हुँ, हुँ, तो हुँ, इसका जवाब मेरे पास नहीं था। जी, वो कविता कहीं संघर्ष में खो चुकी थी। जी, तो फिर मैंने कहा चलो अब कोई बात नहीं, जो समय बीत चुका उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता है। हुँ, हुँ, तो अब आगे मैं इस प्रतिभा को और निखारूँगा। जी, तो वैसे ही कविता बाहर आई और धीरे-धीरे मुझे मंच मिलने प्राप्त हुए हैदराबाद में। हुँ, हुँ, एक मंच, दूसरा, तीसरा और सभी जगह मेरी कविताएँ पसंद की जाने लगी और मुझे हर जगह जो है निमंत्रण मिलने लगा। जी, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही उसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया हुँ, कि हुँ, मैं तो अभी एक नया-नया लिखना शुरू किया हूँ और मेरी कविताएँ पसंद की जा रही हैं। मुझे हर मंच पे जो है निमंत्रण सराहना मिल मिल रही रहा है। है। कहीं हुँ, कई जगह मुझे शॉल पहनाई जाने लगी और कई जगह मोमेंटो मिलने लगे, जो मेरे लिए एकदम जो है नई-नई चीज़ जी, थी, जो मैं प्रोत्साहित जी, किया जिसने उपलब्धि मुझे, थी, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, बड़ी उपलब्धि थी। जी, तो इस तरह से मेरी साहित्य की यात्रा चल पड़ी। जी सर। सर आपने अभी संघर्ष की बात की, तो मैं क्योंकि मैंने प्रतिशोध भी पढ़ा है, मैंने आपकी अन्य रचनाएँ भी पढ़ी हैं और मैं प्रशंसक हूँ बड़ी आपके लेखन की। धन्यवाद। तो मैंने ये देखा है कि रवि वैद की जो लेखन है, वो संवेदनशील लेखन है। तो ये संवेदनशील लेखक आपको किसने बनाया? क्या जीवन के ऐसे कोई संघर्ष रहे या कुछ ऐसे विचार रहे? क्या ऐसे कारण थे कि रवि वैद एक संवेदनशील लेखक बन गया? देखिए, ये संवेदनशील जो है आदमी बन के ही आता है, जी, प्राकृतिक रूप से ही आता है।
और एक बात सब मानेंगे कि जो संवेदनशील व्यक्ति होता है उसके जीवन में संघर्ष ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो सब पर भरोसा करता है, सबकी कठिनाइयों को अपनी कठिनाइयां समझता है, वो सबके कामों में सबसे आगे होता है। जी, सही कहा। तो इस क्या होता है फिर जब उसको जरूरत होती है तब लोग नहीं आ पाते हैं सामने, जिस तरह से वो गया होता है, जिस तरह उसने सहायता की होती है, जब उसे वो सहायता नहीं मिलती तो फिर थोड़ा दुखी भी होता है वो, और वो दुखी होके फिर साहित्य की ओर तो खैर हर कोई तो नहीं मुड़ पाता, लेकिन जिसके अंदर साहित्य कविता है फिर वो अपनी व्यथा जो है वो साहित्य कविता के रूप में व्यक्त करता है। तो वो संवेदनशील व्यक्ति, साहित्य के लिए तो बहुत अच्छा है कि संवेदनशील होना, क्योंकि एक संवेदनशील व्यक्ति ही कवि साहित्यकार हो सकता है। जिसमें संवेदना ही नहीं है वो क्या कविता लिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सर, आपने हर विधा में लिखा है, आपने उपन्यास लिखे हैं, आप गज़ल लिखते हैं, गीत लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। तो मुझे ये जानना है कि रवि वैद की आत्मा किस में बसती है? कौन सी ऐसी विधा है जो आपके दिल के बहुत करीब है? देखिए, शुरुआत में तो कविता ही थी, वही एक माध्यम था जिसके जरिए मैंने अपनी वेदना संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपके जो विचार हैं बहुत विस्तृत विचार आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि मैं ये जो विचार हैं ये मैं शायद कविता के रूप में अच्छी तरह इन व्यक्त नहीं कर पाऊंगा जी। तो वो कुछ और प्रयास करता है कि इसको किस विधा में लिखा जाए जी। तो फिर दूसरे माध्यम सामने आते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि फिर कहानी ने जन्म लिया, वो जिसका मुझे खुद नहीं पता था जी। कहानी भी हर कोई नहीं लिख सकता, जो कविता लिखते हैं वो सभी कहानियां नहीं लिख पाते, वो भी आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए। तो वो एक हिंदी साहित्य में एक सिद्धांत है, कल्पना सिद्धांत। अच्छा। तो कल्पना सिद्धांत में क्या होता है कि आप बिना किसी चीज के सब कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ भी नहीं है, और उसी से आप इतनी बड़ी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, उसको कथा को बनाते हैं। तो ये अगर आपके अंदर वो कल्पना शक्ति है तो ही आप वो कहानी लिख पाएंगे। तो वो भी शक्ति शायद अंदर थी, कुछ ऊपर वाले की देन थी। तो जब कहानी लिखने बैठा तो नॉन स्टॉप मैंने कहानी लिख दी। 5 पेज की पहली कहानी थी, कभी आप मौका मिलेगा तो आप पढ़िए वो कहानी जी। तो सबको मैंने सुनाई और मैं खुद अचंभित हुआ, वो कहानी सबको बहुत पसंद आई, उसने मुझे और प्रेरित किया। तो इस प्रकार कहानी चल पड़ी कि कविता भी लिख रहा हूँ मैं, कहानी भी लिख रहा हूँ। तो उसके बाद जब कहानी लिखनी शुरू हुई तो ये जो जादूगर उपन्यास अभी आपने बताया, इसकी मैं आपको भूमिका बताता हूँ कि ये किस प्रकार जो है ये कहानी बनी या उपन्यास, बाल उपन्यास का रूप किस प्रकार आया ये जी। तो मैंने लिखनी शुरू करी थी एक कविता। अच्छा। तो कविता कुछ मैं लिखता जा रहा हूँ और कविता की दिशा मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कहाँ लेके जाऊं, और लंबी होती जा रही है वो। मैंने कहा कविता इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, अब उसे कहीं खत्म करना चाहिए। तो मैंने उसको बंद किया और मैंने उसको कहानी का रूप दिया, और कहानी का रूप दिया तो मैं लिखता गया और कहानी लंबी होती, और लिखने की प्रक्रिया मुझे बहुत पसंद, मजा आया, मैंने बहुत उसको एंजॉय किया। और मैंने जादूगर में वो लिखा जैसे जो तिलिस्म होता है या फैंटेसी होती है, जिसका जीवन से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन कहानी बहुत अच्छी बन पड़ी वो। मैंने कहा ये तो, मैंने फैंटेसी में खुद पसंद नहीं करता हूँ, ये तिलिस्म जादू से तो मैं खुद दूर रहता हूँ, ये ऐसा कैसे आया। तो फिर कहानी इतनी अच्छी बन गई वो जी। तो फिर मैंने, हमारे एक गुरुदेव हैं यहाँ हैदराबाद में, हैदराबाद क्या पूरे इंडिया में, विश्व में सभी जानते हैं जी। गुरुदेव डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी, जब मैंने उनको सुनाई तो उन्होंने बहुत ध्यान से सुन रहे थे जी। तो मैंने कहा गुरुजी इतने ध्यान से सुन रहे हैं, पता नहीं सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं जी। तो जब कहानी समाप्त हुई तो उन्होंने कहा बंधु इसको एक बाल उपन्यास का रूप दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो कल्पनाएं हैं और ये बाल मनोविज्ञान के अनुसार है बिल्कुल। इसको जब बच्चे पढ़ेंगे तो इस बहुत आनंद आएगा उनको। तो फिर उन्होंने मुझे प्रकाशक भी उन्होंने ही सुझाए, और जब मैंने पहले प्रकाशक को भेजी तो
तैयार हो गए छापने के लिए। वाह। तो इस प्रकार ये जादूगर उपन्यास, बाल उपन्यास बाल अपनी उपन्यास आया। अस्तित्व में आया। जी बिल्कुल सर। सर आपने अभी ये कहा कि कहानी कैसे आपने लिखी, मेरे जहन में एक और सवाल आया कि अगर आपका कोई विचार आता है तो आप कैसे चयन करते हैं कि ये विचार इस विधा में लिखा जाना चाहिए? क्योंकि ये कई लोग जो लिखते हैं, ये उनके मन में जिज्ञासा होती है कि विचार मन में आ गया, लेकिन अब इस विचार को मैं कविता में ढालूं, कहानी में ढालूं, गजल लिखूं, ये आप कैसे तय करते हैं? देखिए, अगर कोई एक छोटी सी घटना हुई है, कोई आपने कोई एक मार्मिक चीज देख ली है या एक विचार सा आया है, जी। तो सबसे पहले कविता दिमाग में आती है कि इसको अच्छा। क्यों ना एक कविता कविता का रूप कविता दिया जाए। में सजो कर इसको एक समाप्त किया जाए। जी। और उसका जो प्रक्रिया होती है वो बहुत छोटी भी होती है कि जी। विचार आया और आपने जितनी आपको उसको लंबी करनी है किया। जब आपने जो बात कहनी थी, अगर वो पूरी आपने कम से कम शब्दों में, कविता में क्या है, गागर में सागर भरना होता है आपको, बिल्कुल बहुत जी। लंबा नहीं करना होता है। हम्म। तो आप कम से कम शब्दों में प्रभावशाली अगर आप लिख पाए तो कविता। अगर आपको लग रहा है नहीं, ये बात मेरे को जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो पूरी नहीं हो रही है, तो फिर आप दूसरी विधा की तलाश करते हैं कि इसको अच्छा। क्या करना चाहिए। जी। फिर कहानी का रूप आता है। कई लोग निबंध भी लिखते हैं, आजकल कम लिखे जा रहे हैं, एक जमाने में निबंध बहुत अच्छी विधा हुआ करती थी। जी। तो कहानी हो गया, कोई यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, कुछ उपन्यास लिखते हैं, अगर कोई बहुत लंबी कहानी आ गई तो। जी। तो मेरे पास सभी विधाएं हैं, तो मैं चयन अच्छे से कर पाता हूँ जी। जी। कि कविता लिखनी है। और कभी कभी गजल लगता है कि नहीं, इसकी गजल बननी चाहिए, कुछ शेर एकदम से बन के आ रहा है। और बहुत बेहतरीन गजल लिखते हैं सर, मैंने हाँ, पढ़ी है गजल गजल देखिए, गजल लिखना कोई आसान काम नहीं है जी। क्योंकि कई लोग लिखते हैं गजल, उसको बिना मीटर के या बिना बहर के लिख देते हैं। तो वो तो बहुत आसान है कि रदीफ काफिया हुआ, आपने मिलाया रदीफ काफिया, और कम से कम एक 5 शेर होने चाहिए, 5 अशार होने चाहिए। शेर का प्लूरल जो है अशार, 5 अशार हैं तो आपकी गजल तैयार है। आप उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, क्योंकि गजल में एक एक शेर जो है वो अपने आप में कंप्लीट पोएट्री है। हाँ, आप वो जैसे दोहा एक विधा है, तो दोहा में जैसे एक दोहा अपने आप में कंप्लीट पोएट्री है, वैसे ही गजल भी अपने आप में एक शेर जो है। तो इसमें कभी कभी होता है कि भाई गजल का हर शेर जो है उसी थॉट के ऊपर है कि भाई वही थॉट आगे चल रहा है। और कभी कभी गजल का एक शेर बिल्कुल अलग मतलब देता है, दूसरा अलग मतलब देता है जी। ये कई बार होता है। कई बार इस तरह की गजल भी लिखी जाती हैं जी। तो ये तो अब ये कहना बताना मुश्किल है कि गजल लिखने में बहुत अच्छा आपको लिख पाएंगे या कविता का रूप दिया जाए। गजल लिखना भी एक अपने आप में बहुत चैलेंज है, क्योंकि बहर पकड़ना, क्योंकि हर मिसरा, हर जैसे लाइन, हर लाइन में उतनी ही मात्राएं होनी चाहिए भी, उतनी मात्राएं के बदले और बहर, जैसे 1 2 2 1 2 1 2, और ये जो इसको बोलते हैं, इसको रुकन और अरकान जो कहा जाता है जी। ये एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है अपने को, तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है जी। तो ये सीखने में तो पूरा जीवन लग जाता है जी। तो सर मैं बीच में, माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ। हाँ जी। आपने इसको सीखा है, जैसे आपने गजल की बात कही, तो ये आपको क्या लगता है, जैसे कुछ लोग ये भी आजकल चर्चा चलती है कि उसमें बांध के नहीं लिखना चाहिए, और कुछ लोग उसमें लिखते हैं। मुझे जितनी समझ है मैं उस हिसाब से आपसे पूछ रही हूँ, कई हमारे दर्शक भी होंगे, तो आपका क्या मानना है और आपने कहाँ से सीखा ये? देखिए, गजल अगर आप कह रहे हैं तो जो गजल के जानकार हैं वो जो गजल बहर में है उसे बहर वाली गजल कहेंगे, और या बेबहर गजल कहेंगे। उसमें गजल बहर फॉलो नहीं की गई है, सिर्फ जैसे मैंने बताया आपको कि रदीफ काफिया है, तो कई लोग उसी में जो है संतुष्ट हो जाते हैं। मैं संतुष्ट नहीं होता, परफेक्शनिस्ट जी जैसा हूँ। तो मैंने देखिए, अभी बहुत आसान हो गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी रेखता की एक साइट है, रेखता तख्ती जी। तो हम जब गजल का एक मिसरा लिखते हैं तो हम उस तख्ती में डालते हैं, तो वो बताता है कि ये बहर है आपकी गजल की। अच्छा, तो वो गजल बता देता है कि अगर ये बहर में है, अगर नहीं है तो बताएगा नहीं,
मिसरा छोटा हो रहा है या लंबा हो रहा है, या जी। तो आपको बहर पता लग गई, हम्म। तो फिर आप अगला मिसरा और हर मिसरा जो है उसी बहर पे लिखेंगे तो गजल आपकी बहर में आ जाएगी अपने आप। तो अभी तो अच्छा। बहुत आसान हो गया टेक्नोलॉजी से। जी। तो मुझे भी इसीलिए नहीं आ पाई थी बहर में लिखने इतने साल कि ये तख्ती कौन बताएगा। जी। तो कोई मुझे गुरु नहीं मिला था, कोई उस्ताद नहीं मिला था जो हाँ। मुझे बहर की तख्ती करना सिखा सके। बिल्कुल। तो अब फिर वो मैंने रेख्ता की साइड से सीखा, रेख्ता तख्ती से। हम्म। तो रेख्ता का मेरी जिंदगी में, जैसे मैंने उर्दू भी रेख्ता के माध्यम से ही सीखी। अच्छा। रेख्ता की एक साइट है emojis.com। जी। तो मैंने कोविड के समय पे जब जी। करने को ज़्यादा कुछ नहीं था, तो मैंने फिर emojis.com से उर्दू लिखना पढ़ना सीखा। वाह, क्या बात और रेख्ता की साइट की वजह से मैंने बहर भी है, सीखी। क्या बात है सर। ये प्रेरणा सभी को मिलती है कि सीखते रहना चाहिए बिल्कुल। मनुष्य को हमेशा। सर, लेखन का आपके जीवन में क्या महत्व है, क्या असर छोड़ा लेखन ने, क्योंकि आपके उम्र के जो बाकी लोग हैं, आप अपने आप को कैसे उनसे अलग देखते हैं, कुछ ऐसा आपको फर्क महसूस होता है? देखिए, आपकी पहचान जो है ना, जो आप सामान्य कार्य करती हैं, अगर आप अध्यापन का कार्य कर रही हैं, वो तो आप जाती हैं, बच्चों को पढ़ाती, आ जाती हैं। आप उसके अलावा और क्या करती हैं? कोई भी मनुष्य अपने नॉर्मल रूटीन से हटके क्या करता है भाई, वो उसकी पहचान बनाता है। जी। तो जैसे मेरा प्रिंटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है, वो तो मुझे सब जानते हैं भाई, इनको ऑर्डर दो, ये बना के दे देंगे, अच्छा छाप के दे देंगे। तो उससे कोई मुझे पहचान नहीं मिली। जब मैंने लेखन कार्य शुरू किया, उसने मुझे पहचान दी, उसने मुझे एक अलग व्यक्तित्व बना मेरा। बिल्कुल। और मुझे वही अपनी बिजनेस की लाइन में भी लोग अलग नजरिए से जानना शुरू किया और मुझे अलग इज्जत देनी शुरू करी है। तो आदमी तभी पहचान अपनी बना पाता है जब वो लीग से हटके कुछ काम करता है। जी। तो आपको पहचान बनानी है तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे व्यक्तित्व में लेखन ने मुझे अलग पहचान दी है। जी। और उससे मेरे परिवार, मेरे बच्चे भी आज एक प्राउड से कहते हैं कि भाई हमारे फादर, पिताजी लेखक हैं, कवि हैं, लेखक हैं। जी। ये उपन्यास बताते हैं। जी। सो लेखन ने आपके व्यक्तित्व में क्या बदलाव किया? अब उनके पास जैसे अवकाश है, अवकाश जीवन ने दिया है उन्हें, जी। तो मुझे लगता है अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। वो व्यर्थ के सुबह उठेंगे और बस टीवी लगा के कुछ डिबेट, पॉलिटिकल डिबेट देखते रहेंगे। जी। या अखबार में भी गैर जरूरी चीजें पढ़ेंगे, समाचार। जी। और या कोई टेस्ट मैच देख रहे हैं तो, या क्रिकेट देख रहे हैं, और जब फिर वो शाम में कहीं मिलेंगे तो वही डिस्कशन होगा उनका। कोई ऐसा कोई विषय मुझे नहीं दिखता कि वो, कि भाई इससे कुछ समाज की भलाई हो या उनका ही व्यक्तित्व और निखर के आए। क्योंकि उम्र ने इतना तजुर्बा दिया है उनको और इतना समय दिया है, तो इसका क्यों ना एक अच्छा इस्तेमाल किया जाए। तो एक हॉबी डेवलप कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। और वो जैसे कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी होता है, अगर आपके पास ज्ञान है तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप निःशुल्क पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये फर्क तो मुझे दिखता है। बिल्कुल। समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर, आपका जो उपन्यास है प्रतिशोध, वो जीवन के संघर्ष पे बात करता है। तो जीवन के संघर्ष, क्या आपके जीवन से जुड़े कोई संघर्ष है या फिर आपका समाज को देखने का नजरिया है जो कि हमें उसमें दिखाई देता है? देखिए, संघर्ष तकरीबन सभी के जीवन में होते हैं। जी। लेकिन एक जो साहित्यकार होता है वो कहानी बनाना जानता है। वो एक छोटी सी बात को पकड़कर उसको एक कहानी का रूप या कविता का रूप या उसे किसी और विधा में जो है ढालने की उसमें हुनर होता है। तो जब इतने जीवन के संघर्ष तो बहुत रहे जीवन में, तो उन संघर्षों ने मुझे एक संवेदनशील व्यक्ति तो बनाया ही बनाया, और एक मैं साहित्यकार, साहित्य मेरे अंदर था जी। तो वो जो मैंने जीवन में देखा, इतने विविध लोगों से मिला, इतने विविध एक्सपीरियंस हुए मुझे जीवन में जी। तो उन्हें जब मैंने कहानी बनाई, हाँ कुछ मेरे जीवन के हिस्सा भी उसमें जरूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है जी। तो थोड़ा बहुत है। लेकिन फिर मैंने जितने भी अपने तजुर्बे थे उन सबको जो है मैंने
इस उपन्यास में कहानी के रूप में ढाला, और एक से एक कड़ी जब जोड़ते हैं आप उपन्यास में, तो वो तजुर्बे और वो संघर्ष काम आए जी। और जब आप लिखते हैं तो ऐसा कन्विंसिंगली लिखना पड़ता है आपको। ऐसा कुछ भी ना लिखें कि लोग कहें नहीं ऐसा तो नहीं होता जीवन में। तो उस बात का मैंने बहुत ध्यान रखा उपन्यास में कि कहीं एक कोई लूज एंड ना छोड़ा जाए। लोग कहें नहीं नहीं आपने लिखा भी है, चाहे अगर ऐसा कुछ लिखा भी है जो नहीं होता, वो भी कन्विक्शन के साथ लिखा है। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है कि उसमें लोग मानने को तैयार हैं कि हाँ नहीं आपने जो लिखा बिल्कुल ऐसा होता है। जी बिल्कुल। सर आप 1989 से प्रिंटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग से जुड़े हैं, तो ये जो इतने लंबे समय का अनुभव रहा, इसने आपके लेखन के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान दिया? कुछ ऐसा परिवर्तन आपने महसूस किया? बिल्कुल, देखिए जो अनुभव होते हैं, चाहे व्यापार में हो या रिश्तों में हो या किसी भी प्रकार के जो अनुभव होते हैं, तो जब आप लिखने बैठते हैं, अगर उस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो वो आपका दिमाग पहले उस जाता है, आपका जो आपने अनुभव होते हैं आपके, तो वो आपके अनुभव जो है वहां पर उकेरते हैं कहानी में, क्योंकि पूरे कन्विक्शन के साथ डालते हैं, क्योंकि आपने वैसा देखा होता है। जी। किसी का संबंध टूट रहा है, किसी के संबंध विच्छेद हो रहा है, या आपने कहीं देखा, जीवन में देखा है, तो आप पूरे कन्विक्शन के साथ लिखेंगे भाई ऐसा ऐसा हुआ था, क्योंकि आपने देखा है वहां पर होते हुए। तो बस जो साहित्यकार होते हैं वो अपने अनुभवों को अपने साहित्य में डालते हैं। अनुभव तो सभी के जीवन में होते हैं, बिल्कुल, लेकिन साहित्यकार उन अनुभवों को संजो के रखता है, और जब उसको लेखन का समय आता है तो वो सारे उसमें डालता है। बिल्कुल। सर आपने हिंदी साहित्य में एमए किया, आपने उर्दू को लिखना पढ़ना बोलना सीखा, वो भी उम्र के इस पड़ाव पे, तो इतना जज्बा कहाँ से लाते हैं आप और कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि मुझे सीखते रहना है? ये तो एक प्रकृति होती है मनुष्य की जी, कि रोज उठ के उसे कुछ होता है कि आज कुछ नया सीखा जाए, या रात को जब वो सोने बैठता है तो एक आंकलन करता है कि वो आज मेरा दिन कैसा गया, मैंने आज नया क्या सीखा, या आज मैं और इससे बेहतर क्या कर सकता था आज। तो वो मेरे अंदर है कि मैं रोज सोचता हूँ कि आने वाले समय को या और अच्छा जीवन को कैसे बनाया जा सकता है। तो जब समय होता है तो मुझे समय व्यर्थ करना, मुझे ऐसा लगता है कि धन का व्यर्थ कर रहे हैं हम जो है। तो समय ही टाइम इज मनी, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे ही व्यापार में भी मुझे समय मिलना शुरू हुआ, जैसे टेक्नोलॉजी बदली, पहले बहुत सिंपल तरीके का व्यापार हुआ करता था, जैसे टेक्नोलॉजी बदली तो काम बहुत आसान होते गए, अपने लिए समय मिलना शुरू हुआ। तो उस समय का सदुपयोग करके मैंने जो है रुचि को निखारा, और उसका नतीजा है कि आज एक लेखक के रूप में जानते हैं लोग मुझे। जी सर, कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो आप जो लिखते हैं, क्या वो भी आज का जो समाज में जो घट रहा है, क्या उसकी झलक आपके साहित्य में भी मिलती है? देखिए, वो साहित्यकार ही नहीं है जो समाज को अपने साहित्य में ना डाले। अगर आप कुछ भी देख रहे हैं, गलत होता देख रहे हैं या सही होता देख रहे हैं, तो आपको अपने साहित्य में डालना आवश्यक है जी, और निष्पक्ष होके डालना है जी। किसी दबाव में नहीं आना है, किसी राजनीतिक दल का आप जो है वो सपोर्ट करते हुए उनका गुणगान नहीं करना है। भाई जो हो रहा है समाज में गलत हो रहा है, पहले उसे सामने लाना है। अच्छा ना भी लाओगे तो चलेगा जी, लेकिन साहित्यकार का कर्तव्य है कि निष्पक्ष होके जो है आपको जो समाज में गलतियां हो रही हैं, जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसे अपने साहित्य के जरिए लोगों तक पहुंचाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, इससे जुड़ी कोई रचना अगर आप सुनाना चाहें तो जरूर। रचना, हाँ देखिए, अभी पिछले दिनों ही जब ये चुनाव हुए थे जी, बंगाल के चुनाव पर खास नजर थी सबकी, जी, मेरी भी थी जी, तो रात को नींद नहीं आ रही थी, मुझे था कि सुबह हो और जल्दी चुनाव का नतीजा आए। जी, तो नींद में ही एक कविता बनकर आई पूरी, जी, और मैंने सुबह उठते ही 5 मिनट में उसे लिख डाला। जी। तो बस वही, मैं कुछ राजनीति के ऊपर है वो सुनाना चाहूंगा आपको। बिल्कुल समसामयिक है अभी तो समसामयिक है, फिलहाल बिल्कुल। जो हालात हैं, तो मुझे लगता है कि ये कविता राजनीति पे व्यंग है, तो वो मैं आपको
बिल्कुल सर, सुनाना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है। तो देखिए मोनिका जी, ये मैं आपको कविता सुनाता हूँ सीधा। जी जी। इसका शीर्षक शायद कविता समाप्त होते होते आपको भी और आपके चैनल के देखने वालों को भी समझ आ जाएगा। जी। तो कविता कुछ इस तरह है कि मैं था फिसड्डी हर काम में पीछे, मैं था फिसड्डी हर काम में पीछे, पर था चतुर चालाक, बस पढ़ाई न रीझे। अच्छा। बस किसी तरह कर लिया बीए पास, हम्म। बस किसी तरह कर लिया बीए पास, ना कोई हुनर, रहता सदा उदास। अच्छा। दिन भर सबसे खाकर गालियां, हो गया ढीठ। दिन भर सबसे दिन भर खाकर सबसे गालियां, हो गया ढीठ। मोटी हो गई चमड़ी, हर काम को दिखाता पीठ। अच्छा। फिर एक दिन मेरी भी किस्मत जागी, फिर एक दिन मेरी भी किस्मत जागी। धरनों, रैलियों, आंदोलनों में हुई भागीदारी। वाह वाह। 500 रुपए में बुलाया जाने लगा, ओहो। 500 रुपए में बुलाए जाने लगा। सिगरेट शराब भी मुफ्त में मिलने लगा। वाह। जेब खर्च आराम से निकल जाता था, और मुझे इन सब में बड़ा मजा आता था। क्या बात है। अब आगे देखिए कि एक दिन रैली में लाठी चार्ज हो गया, एक दिन रैली में लाठी चार्ज हो गया। मैं लपेटे में आया और मेरा सिर खुल गया। ओहो। मैं खून से लथपथ और मीडिया ने घेर लिया। लहू लुहान होते हुए भी मैंने खुलकर बयान दे दिया, मर जाऊंगा पर अपनी मांगे अवश्य मनवाऊंगा, मर जाऊंगा पर अपनी मांगे अवश्य मनवाऊंगा, और जनता के हितों की खातिर कुर्बान हो जाऊंगा। वाह। और आगे देखिए कि हर बड़े न्यूज चैनल पर मैं ही छाया था, हर बड़े न्यूज चैनल पर मैं ही छाया था, जैसे कोई युवा नेता क्षितिज पर उभर आया था। वाह वाह वाह, क्या बात है। मुझे आनन फानन में बड़ा नेता बताया गया, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के साथ मिलाया गया। वाह। तो उस दिन मेरे हाथ लगी एक जादू की छड़ी, और मेरी राजनीति की दुकान चल पड़ी। क्या बात है। मैं मुख्य राजनीतिक दल का एक नेता था। पद के साथ जीप और बांटने के लिए पैसा था। पैसा बांटते बांटते मैंने भी खूब धन कमाया, और अगले ही चुनावों में एमएलए का टिकट पाया। क्या बात है। मेरी फूटी किस्मत देखो कैसे जाग गई, मेरी फूटी किस्मत देखो जाग गई, और मेरी राजनीति की दुकान चल पड़ी। अब मैं अनेक राज्यों में सरकारें बनवाता हूँ, मैं अनेक राज्यों में सरकारें बनवाता हूँ, और कहीं तोड़कर विधायक सरकारें गिरवाता हूँ। शायद मेरे अंदर कोई जनजात नेता छुपा था, जिसका मुझे ही नहीं किसी को भी पता नहीं था। जो छोटी उम्र में ही मोटी चमड़ी बनाते हैं, वही जूते गालियां खाकर जेल तक चले जाते हैं। और आगे देखिए कि यदि मैं भी पढ़ लिख लेता तो क्या कमाता, यदि मैं भी पढ़ लिख लेता तो क्या कमाता, बस एक छोटा मोटा अफसर बनकर ही रह जाता। जो पढ़ लिख नहीं पाए, कृपया दिल छोटा ना करें। संदेश है, जो पढ़ लिख नहीं पाए कृपया दिल छोटा ना करें, धीरे ही सही, बस मेरे बताए रास्ते पर चलें। क्या बात है। एक दिन आपके भी हाथ लग जाएगी एक जादू की छड़ी, और आप भी कहेंगे मेरी राजनीति की दुकान चल पड़ी, मेरी राजनीति की दुकान चल पड़ी। तो यही है जी हमारी कविता का शीर्षक कि मेरी राजनीति की दुकान चल पड़ी। क्या बात है सर, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये समसामयिक भी है। बिल्कुल। अभी जो भी दर्शक इसे सुनेंगे वो रिलेट भी कर पाएंगे, इसको बखूबी समझ पाएंगे सर। बहुत खूब सर। हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। अवश्य। मैं जो भी सवाल आपसे पूछूंगी आपको एक शब्द में जवाब देना होगा। एक शब्द में लेखन क्या है? लेखन अभिव्यक्ति है। सफलता या संतोष? संतोष, मेरे लिए तो संतोष जी। किताबें या लोग, सबसे बड़ा शिक्षक कौन? दोनों ही हैं। कुछ ज्ञान किताबों से प्राप्त होता है और कुछ ज्यादा ज्ञान लोगों से प्राप्त होता है। वो एक कहते हैं ना कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, धोखा खाने से आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वाला कथन है। सर, मंच ने ज्यादा बदला या लेखन ने? लेखन ने। दर्द जरूरी है या अनुशासन? दर्द में अनुशासन। क्या बात है।
अगर लेखक नहीं होते तो क्या होते? मेरा फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो जी। वो कंटिन्यू किया होता तो साइंटिस्ट होता मैं। वाह! क्या बात है। एक ऐसी किताब या ऐसा लेखक जिसने आपकी सोच को बदला हो? हाँ, देखिए मैंने कोविड के टाइम पे एक किताब पढ़ी थी, काइट रनर, जी, तो जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया जी। और मुझे लगा कि अगर ये किताब मैंने पहले पढ़ी होती हुँ, तो प्रतिशोध में और अच्छा लिख पाता। जी। उसने कहानी लिखने की मुझे विधा को बहुत ज़्यादा निखारा। हुँ, तो उनके लेखक हैं खालिद हुसैनी, उनकी और जी। भी मैंने किताबें पढ़ी हैं, जी। पर वो काइट रनर ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वाह! ज़िंदगी को अगर एक शब्द में आपको कहना हो तो क्या कहेंगे? संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष। क्या बात है। सर, आपने फ़िल्मों में काम किया है, आपने आकाशवाणी में आप रहे, आप बहुत अच्छे मंच संचालक हैं। आपने ये जो पूरा अनुभव रहा आपका अलग-अलग क्षेत्रों का, ये कैसा रहा? और फ़िल्मों में आपने फिर आगे काम क्यों नहीं किया? उसको बढ़ाया क्यों नहीं? देखिए, मनुष्य हर काम नहीं कर पाता, वो कुछ चीज़ों के हुँ, लिए बना होता है जी। और उसको वहीं तक रहना चाहिए। हुँ, हर जगह आप अगर अपनी करेंगे, 4 काम हुँ, हुँ, करेंगे तो हुँ, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली हुँ। बात हो जाएगी। जी, तो जी, मैं जी, फ़िल्में भी बस ऐसे आ गई थी कोविड के टाइम पे, जी। ऑफ़र आ गई थी कहीं से चल के, किसी को कहा था भई कोई अगर हो तो देखना, करने के लिए हुँ, कुछ ज़्यादा नहीं था। जी, ऑफ़र आई, वो पहली फ़िल्म काफ़ी अच्छी लगी। मैंने एक जी। तेलुगु पिक्चर ब्रीद में काम किया था, अच्छा, जो जी, एन टी रामाराव फैमिली का प्रोडक्शन रहा है। जी, तो उसमें मेरा एक रोल था महात्मा का, एक मैं गुरुजी बना था। जी। तो पहला ही दिन मेरे लिए मैंने बहुत अचंभित हुआ, मेरे लिए पूरा सेट लगा था, हर हुँ, हुँ, जगह मेरे हुँ। कटआउट, मेरे लिए हुँ, शेरवानी, मेरे चेले चपाटे सब, चालो चेलियाँ वेलियाँ और हुक्का हुक्का सब बढ़िया मेरे लिए, और कैमरे लगे हुए, और मैंने कहा वाह भाई, इसको बोलते हैं शुरुआत। क्या बात है। तो काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद मुझे और उसी फ़िल्म को देखकर और भी काम मिले, और हुँ, एक बड़ी फ़िल्म मिली, वो थी यात्रा 2। अच्छा, तो हमारे तेलुगु दर्शक जानते हैं कि वो वाईएसआर की लाइफ के ऊपर जो है, हुँ, राजशेखर रेड्डी आपकी लाइफ के ऊपर वो पिक्चर थी। जी, तो उसमें मैं सोनिया गांधी का पीए बना था। अच्छा, तो शूटिंग भी बहुत अच्छी हुई और मेरा कोई बड़े अभिनेताओं से भी संपर्क में आया मैं। जी, तो लेकिन क्या हुआ, जब वो फाइनल फ़िल्म बन के आई तो मैं कहीं बैकग्राउंड में छोटा-सा कहीं दिख रहा हूँ। हुँ, तो मैं बहुत निराश हुआ, जी, और भी फिर इसके साथ मुझे लगने लगा कि भई ये मैं इस लाइन के लिए नहीं बना हूँ, क्योंकि हुँ, 5-6 दिन लगे रहे सुबह से शाम तक। हुँ, एक तो पारिश्रमिक देने में भी वो लोग बहुत तंग हुँ, करते थे जी, कि इतनी बार फॉलो करना पड़ता था। मैं जी, व्यापार में मैंने वो नहीं सीखा, जी, काम करना है तो पैसे हक से लेने हैं भई। बिल्कुल। एक तो वो फिर पैसे माँगो और फिर वो रोल भी कट जाए, तो मैंने कहा हुँ, नहीं, ये मेरा, दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। जी, और लेखन तक ही मैंने अपने को सीमित रखने की फिर रखा अपने आप को। जी। सर, हाल ही में आपकी एक नई खूबी का भी हमें पता लगा है। आपने एक पंजाबी गीत लिखा है और एआई के ज़रिए आपने बहुत खूबसूरत उसकी धुन भी तैयार की है। तो ये अनुभव कैसा रहा आपका? और साथ ही ये भी बताइए कि जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, तो ये क्या इंसान की जगह ले रही है या फिर हमारे जो ख्वाब हैं उनको पंख दे रही है? क्या कहना हाँ, चाहेंगे देखिए आप? पंजाबी मेरी मातृभाषा है। जी। मैंने गीत नहीं लिखे थे, तो विचार आया कि भई गज़ल लिख ली, कविता लिख ली, कहानी लिख ली, उपन्यास लिख लिया, हुँ, समीक्षा लिख ली, सब लिख लिया। हुँ, गीत लिखने लिखने चाहिए। जी, तो पंजाबी में लिखे, 2 हुँ, गीत लिखे। इससे पहले छोटे-छोटे कुछ मैंने एआई से बनवाए थे, चैट जी, जीपीटी से। जी, तो उसका लिमिट था कि वो इतने से ज़्यादा नहीं बनाती थी। तो फिर मैंने पूरा जब गीत दिया उसको कि मुझे इसकी धुन चाहिए हुँ, और ऐसी आवाज़ चाहिए, तो मैंने इंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से दी, तो उसने कहा सुनो हुँ, ऐप से आप बनवाइए, आप वो बेटर हुँ, रहेगा। तो मैंने जी, सुनो ऐप को वही अपना लिरिक्स उसमें डाले जी। और लिखा कि फीमेल वॉइस चाहिए और दर्द भरी आवाज़ चाहिए हुँ, और हुँ, ऐसा सॉन्ग चाहिए। हुँ, हुँ, तो उन्होंने 3-4 वर्ज़न दिए, एक हुँ, से बढ़कर एक। हुँ, तो मुझे बहुत अचंभित हुआ। हुँ, मैंने कहा वाह! ये तो मतलब एक क्या होता है, ऑर्डिनरी से लिरिक्स भी मेरे तो अच्छे थे, हुँ, ऑर्डिनरी हुँ, से लिरिक्स भी वो जब वो संगीत में बन के आते हैं, हुँ, हुँ, इतना प्रभावशाली हो जाते हैं। जी, तो मैंने
अपने खास मित्रों को भेजे, आपको भी जी भेजा। जी बिल्कुल, मैंने भी सुना और कहना चाहूंगी सर कि बहुत खूबसूरत सबका मेरे को यही गाना है। फीडबैक था, ऐसा लग रहा कि जी, ये किसी मूवी का मूवी का हम सुन रहे हैं गाना गीत, सुन रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अब ये टेक्नोलॉजी एआई आया है, इसने तो अब ये रुकेगा नहीं। एक बार जो टेक्नोलॉजी आ जाती है, अब एक बार स्मार्टफोन आए तो फिर आप लोगों ने वो फीचर फोन छोड़ दिए, तो अब इसको लेके ही चलना है आगे। और जब देखिए, जब मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि मैंने जो गजल लिखी, बहर में लिखनी सीखी, तो मैंने कुछ अपने मित्रों को भेजी कि भाई इसको संगीत में आप ढाल के दीजिए। संगीत तो मेरे को नहीं आता जी तो किसी के पास समय नहीं था, हाँ जी आज करेंगे, क्या वो करेंगे। जी तो वही अब जब ये एआई आया तो तुरंत यहाँ मेरा गाना कंप्लीट हुआ और 5 मिनट में बन गया मतलब है। मैंने लिरिक्स लिखे और 5 मिनट में गाने की धुन और आवाज के साथ में जी मेरे। तो लेकिन इसमें एक क्या बात है कि आपको ये लिरिक्स पहले रजिस्टर करने चाहिए, नहीं तो क्या है, आप इनको ऐप में डालेंगे, वो चल भी जाएंगे, मोनेटाइज भी कर सकते हैं इसको, लेकिन आपका राइट नहीं रह जाएगा उसके ऊपर। कोई भी कल अगर किसी ने ले लिया वो लिरिक्स आपके, तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे, क्योंकि ये एआई से है। जी तो मेरे ये सुझाव है, अगर आप ऐसा कोई भी आपके चैनल वाले भी करना चाह रहे हैं तो पहले उसे रजिस्टर कराएं। जी वो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन है, उसमें आप पहले उसके मेंबर बनिए और जी। अपने लिरिक्स को, इसलिए मैंने भी अभी भी बंद कर दिया है जी अभी वो, क्योंकि वो एक बार प्लेटफॉर्म पे फिर वो आपका नहीं रह जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल तो आपकी इतनी अच्छी चीज क्रिएटिविटी जो है आपकी नहीं है तो फिर क्या मतलब है उसका। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही सलाह दी सर आपने, ये करना चाहिए। सर आप एक लेखक हैं और एक वक्ता भी हैं, तो एक लेखक जब एक अकेले कमरे में बैठकर लिखता है और वहीं हजारों की भीड़ में एक वक्ता बोलता है, तो वो दोनों रवि वैद में क्या फर्क है? साथ ही क्या एक वक्ता और एक लेखक दोनों कहीं ना कहीं समान होते हैं? देखिए, लेखन एक अलग प्रक्रिया है, वो एकांत में की जाती है। जी उस टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे मैं 3 बजे उठ के लिखता हूँ, जी तो मेरे लिए तो बहुत ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है उसे। उस टाइम सरस्वती का वास होता है, कहते हैं कलम के ऊपर। जी तो उस समय जो विचार जो आते हैं, जो आप लिख पाते हैं, वो फिर दिन में आप नहीं लिख पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि बिना ईश्वरी कृपा के हम कुछ नहीं लिख पाते, क्योंकि जब हम लिख के बाद में पढ़ते हैं तो हम खुद अचंभित होते हैं कि हम ऐसा कैसे लिख पाए, ये विचार ये तो मेरे अंदर थे ही नहीं। जी तो बिना ईश्वरी कृपा के लिखना मुश्किल है। हाँ, और लेकिन ये जो आपने कहा कि अब मंच संचालन और ये 2 अलग चीज है। जी मंच संचालन में आप भीड़ के सामने आपको बोलना है और आपको मंच संचालन करना है, तो उस समय आप एक अलग व्यक्ति होते हैं, उस समय अलग प्रतिभा चाहिए होती है। लेखन के लिए आप अगर नहीं भी बोल पा रहे हैं तो कोई उसमें कोई वो बाधा नहीं है। जी लेकिन जब आप एक मंच संचालन कर रहे हैं, आप वक्ता हैं, तो आप चाहेंगे, हर कोई चाहेगा कि भीड़ आपकी बात सुने, आपकी तरफ ध्यान दे। बिल्कुल आपका भाषण जो है बहुत प्रभावशाली होना चाहिए, आपकी आवाज, आपके शब्दों का चयन ये बहुत प्रभावशाली है, तभी आप एक सफल मंच संचालक बन पाएंगे। जी मंच संचालक बनने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो अगर आप लेखक हैं तो ज्ञान आपके पास है, शब्दावली आपके पास में है, और यदि आप उसको बोलने के अपने जो है स्टाइल को और निखार लेते हैं तो फिर आप सोने पर सुहागा है फिर। बिल्कुल सर, इसी को ही आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। तो कुछ लोग ऐसे हमारे दर्शक भी होंगे जो कि बोलने में झिझकते हैं, डर महसूस करते हैं, तो कोई ऐसी टिप्स, कुछ 2-3 ऐसी बातें या कुछ आदतों में सुधार करें वो कि जिससे वो बेहतर वक्ता बन पाए, ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए, कोई जनजात तो मंच संचालक नहीं होता, वक्ता नहीं होता, नेता नहीं होता। नेताओं को तो बोलने की आदत होती है जी तो ये तो धीरे धीरे अभ्यास से ही आता है जी और आप जितना जल्दी जीवन में शुरुआत करेंगे, स्कूल के दिनों से शुरू करेंगे, तो जब आपको इसकी आवश्यकता है तब तक आप मंझे हुए एक मंच संचालक बन जाएंगे। बिल्कुल। और ज्ञान तो आवश्यक है ही, आपकी शब्दावली बहुत विस्तृत होनी चाहिए, परिष्कृत होनी चाहिए, आपका उच्चारण बहुत शुद्ध होना चाहिए। आपको जितनी नॉलेज है तो आपको डिफरेंट कोट करने पड़ते हैं कि भाई अमेरिका के उस नेता ने ऐसा कहा इस सिचुएशन के हिसाब से, तो आपका ज्ञान भी बहुत विस्तृत होना चाहिए। और झिझक को हटाने के लिए तो फिर शीशे के सामने खड़े होइए सबसे पहले जी। वहां तो आप हैं और शीशा है, अब मैं वो आपकी ही एक छवि है उसमें। बिल्कुल। वहां से शुरू करके घर वालों के सामने शुरू कीजिए, फिर दोस्तों को बुलाइए और बड़ा सर्कल कीजिए। बिल्कुल। और धीरे धीरे आपकी प्रतिभा
निखर जाएगी। बिल्कुल सर, आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत जल्दी हार मान लेती है। तो अगर कोई अच्छा लेखक बनना चाहता है, कोई कंटेंट क्रिएटर है या कविताएं लिखना चाहता है या किसी भी क्षेत्र में आना चाहता है, तो उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, और इस बात पे भी कि बहुत जल्दी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए? देखिए, कंटेंट के लिए तो पहले हुनर पैदा करना होगा आपको अपने अंदर। जी भैया, आपका हुनर होगा वही तो आप प्रदर्शित करेंगे ना आपने। जी आप जब चैनल बनाएंगे तो जी। लोग क्या देखेंगे? आपका हुनर को देखकर ही आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसको बार बार देखना चाहेंगे, दूसरों को रिकमेंड भी करेंगे। बिल्कुल। तो पहले तो अपने में हुनर पैदा कीजिए। जी। आजकल का कंटेंट तो आप देख रही हैं कि किस प्रकार का कंटेंट बन रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि पहले आप अपनी प्रतिभा को निखारिए, उसके बाद फिर आप जो है, जैसे आप अपना पॉडकास्ट कर रही हैं, ये भी जी। आप कंटेंट बना रही हैं एक बहुत अच्छा। जी तो इससे भी आपके दर्शक जुड़ेंगे। जी। पॉडकास्ट अच्छा करेंगी आप तो लाजमी है कि आपके चैनल और सब्सक्राइब करेंगे लोग। तो बिल्कुल हुनर पैदा कीजिए, कंटेंट अपने आप बनेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जीवन में निराश की जो आपने बात करी है, तो देखिए जी। जीवन कभी भी एक जैसा नहीं चलता। आज ऊपर है कल नीचे है। अगर जो स्ट्रेट लाइन है, अगर हृदय की भी आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई तो आपकी मृत्यु है वो। तो जीवन तो ऐसे ऐसे, जो ऊपर गया है नीचे आएगा, नीचे वही जीवन है। बिल्कुल कि ऊपर गया है नीचे आएगा, नीचे आया फिर ऊपर आएगा। तो निराश नहीं होना। जब वो ऊपर वाले ने खुशी दी है तो बहुत ज्यादा खुश मत होइए, और जब निराशा आई है तो सोचिए समय है, गुजर जाएगा। बिल्कुल। उस समय अपनी पूरी शक्ति लगाइए और उस समय को काटिए, अपने आप विजय आपकी। बिल्कुल सर, एक अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बारे में भी मुझे पता चला है कि आपका जो लेखन है उस पे शोध कार्य चल रहा है। तो ये सुन के, ये जान के आपको कैसा महसूस हुआ कि कितनी बड़ी बात है कि आपने जो लिखा है उस पे कोई शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, और आपको क्या लगा कि आपका जो लेखन है, क्या ये उसकी बहुत बड़ी जीत है? बिल्कुल, एक लेखक के लिए इससे बड़ी और क्या उपलब्धि होगी कि आपके लेखन पर शोध हो रहा हो, पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के लिए आपके लेखन को चुना गया हो। जी, बहुत और बड़ी वो बात भी एक कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की एक छात्रा हैं फामिदा। तो वो हैदराबाद के साहित्यकारों पर रिसर्च कर रही हैं, शोध जी। कर रही हैं। तो उनके जो गाइड हैं उन्होंने ही मेरा नाम सुझाया उनको कि आप रवि वैद के लेखन को भी लीजिए और उन पर शोध कीजिए। तो वो वाह! आई थी हमारे पास। तो मेरे तो सुन के ही मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनसे जी। मिलकर भी, और उन्हें भी मुझसे मिलकर जी बहुत अच्छा लगा। जी तो ये तो एक अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि है। जी। बिल्कुल सर, तो हम तो यही चाहेंगे कि इसी तरह निरंतर और अनेक उपलब्धियां आपको मिलती रहे। भाई, हम और निरंतर लिखते रहें, और बिल्कुल। उपन्यास लिखें, कहानियां लिखें, कविताएं लिखें। बिल्कुल सर। सर, जीवन के बारे में अगर आपको कोई परिभाषा देनी हो, जीवन के संघर्ष के बारे में, या आज आपको कोई एक मैसेज देना हो, तो आप क्या मैसेज देंगे या जीवन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीवन के बारे में जैसे हमने तो कहा संघर्ष है, जी पर अगर मैं इसको एक कविता का रूप देकर यदि जी। आपको या आपके चैनल के दर्शकों को अगर सुनाऊं, बिल्कुल तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर बिल्कुल रहेगा। सर, इससे कोई अच्छी बात तो ही नहीं होगी। मैंने जब कविता लिखनी शुरू की थी तो ये शुरुआती कविताओं में से एक है, जी क्योंकि उस समय मेरा बहुत बुरा दौर चल रहा था। जी मैं खुद बहुत निराश था। जी तो फिर मैंने सोचा इसमें निराश होने की इतनी क्या बात है, जी। क्या हो गया। तो फिर मेरे अंदर ही एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई और मुझे सकारात्मक सोच ने जन्म लिया। तो उसी सोच को लिखते हुए मैंने एक कविता लिखी थी, जिंदगी। बिल्कुल, तो वही स्वागत मैं है। सुनाना चाहूंगा कि मेरी कविता का शीर्षक ही है जिंदगी। जी, स्वागत है। कि पूछा बुला के जिंदगी ने एक दिन, हर वक्त क्यों परेशान रहता है। तेरा ऐसा क्या बुरा कर दिया मैंने जो तू मुझ पर पशेमान रहता है। पड़ गया सोच में मैं कि क्या जवाब दूं, गिनवा दूं गम अपने या आंसुओं का हिसाब दूं। पास मेरे ऐसा क्या है जिस पर फक्र करूं, या बस जिंदा हूं इसका जिक्र करूं। कि अब देखिए, खामोश देख मुझे जिंदगी मुस्कुराई, फिर आगोश में अपने लेके उसने मुझे दुनिया दिखाई। कभी गरीब के घर की रोटी तो कभी टूटी झोपड़ी दिखाई। कभी जवान बेटे की मौत का मातम मनाते माँ बाप दिखाए, तो गए कभी अस्पताल ले जाकर मरते हुए बच्चे दिखाए।
दिखाना तो बहुत कुछ चाहती थी जिंदगी, पर मुझे ही होने लगी थी खुद पर शर्मिंदगी। फिर जिंदगी ने मुझे प्यार से समझाया, मिला है जितना उसी में खुशी तलाश, जिंदगी में गम नहीं, गमों में जिंदगी तलाश। क्या बात कि है कोई इंसान जिसने गमों को ना झेला हो, कि मुकद्दर में किसी के हरदम खुशियों का मेला हो। वाह। खुशी और गम एक ही सिक्के के दो हैं पहलू, समझ चुके हो तुम तो मैं चलूं। क्या बात है। मैंने कहा थोड़ा रुक, जिंदगी जरा गले लगाने दे, अब तक जो थे तुझसे शिकवे गिले सब मिटाने दे। जिंदगी ने कहा तू तो समझ गया, अब औरों को भी समझाना, मिलती नहीं मैं बार बार, बस यही बताना। क्या बात है। कि जो छोड़ शिकवे गिले मुझे जिएगा, छोड़ शिकवे गिले जो मुझे जिएगा, वादा है मेरा वो बार बार मुझसे खुशी खुशी मिलेगा। क्या कहे। वादा है मेरा वो बार बार मुझसे खुशी खुशी मिलेगा। तो जिंदगी ने यही सिखाया, और आपके दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा, निराश नहीं होना है जी। जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, इंसान की जिंदगी, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है जी। इसका सदुपयोग कीजिए पूरा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे आज आपके साथ जो बातचीत हुई तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी दर्शक देखेंगे उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। कुछ अंतिम मैसेज अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। देखिए बस जी, रोज सुबह उठिए, रोज जी। सुबह एक नई सुबह है, जी। एक नया जीवन आरंभ कीजिए। जी। पुरानी बातों को भूल जाइए, दिल पे मत रखिए, निराश मत होइए, और जीवन को खुलकर जिए। जी, बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे जीवन कैसे किसी व्यक्तित्व से हम प्रेरणा ले सकते हैं, कैसे जीवन में हमेशा निरंतर हमें सीखते रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी उम्र नहीं होती कि जहां हमें ठहर जाना चाहिए, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। आज के पॉडकास्ट से तो हमने यही सीखा। मुझे लगता है कि आपको भी नई प्रेरणा मिलेगी, सीखने की उम्मीद मिलेगी। आज का जो ये पॉडकास्ट है यहीं ख़त्म होता है, लेकिन अगले किसी नए एपिसोड में अगली किसी नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।